हेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हो सब? तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर अकबर आयस अकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबरों से स्टार्ट करते हैं। तो आज है 14 नवंबर। आज 14 नवंबर है, पता है क्या रहता है आज? चलिए देखते हैं। वेलकम बैक, बाइडेन टेल्स ट्रम्प एट व्हाइट हाउस वॉज पीसफुल ट्रांजिशन। रशियन मिसाइल स्ट्राइक कीव फर्स्ट टाइम इन मंथ्स। ट्रम्प पिक्स। ट्रम्प का ही चल रहा है। श्रीलंका टू वोट इन पार्लियामेंट्री इलेक्शन टुडे। ऑर्बिटल विंस बुकर प्राइज। समंता हार्वेस्ट स्पेस स्टेशन नॉवेल। बुकर प्राइज क्या रहता है, पता है ना? नहीं पता? कोई बात नहीं। वॉकर प्राइज हमने देखा था वैसे पिछली बार। अगर आपने पिछली पूरी सीरीज देखी रहेगी तो आपको लग जाएगा, याद रहेगा। नहीं देखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फिर से देखेंगे। रिपीट हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो याद भी रहेगा उससे। सर थोड़ा लाइट का इश्यू चल रहा है, तो बैटरी बहुत कम है। जितना हो सकता है उतना रिकॉर्ड कर सकते हैं अभी हम। फाइनेस्ट वर्क दिया जाता है जो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड रहेगा। ठीक है। ये 2005 से चालू किया है मैन बुकर नाम से। इनिशियली ये 2-2 साल को दिया जाता था, अदर देन इंग्लिश भी। क्वालिटी फिक्शन के लिए दिया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, फिक्शन के ऊपर बेस्ड है। एलिजिबिलिटी क्या है ये तो आपको पता रहेगा कि रिटन ओरिजिनली इंग्लिश बाय एन ऑथर और एनी नेशनलिटी एंड पब्लिश्ड इन यूके और आयरलैंड। मतलब यूके और आयरलैंड में ही इन्होंने पब्लिश करना चाहिए। मतलब इतनी मोनोपोली है देखो, प्राइस के लिए भी, खुद का नाम बड़ा करने के लिए। ब्रिटेन है भाई। ठीक है, यूके और ब्रिटेन। प्राइस देखो, $50,000 पाउंड। ऑथर और ट्रांसलेटर के बीच में इक्वली डिवाइड किया जाएगा, ये भी देखो। द शॉर्टलिस्टेड ऑथर्स एंड ट्रांसलेटर्स ईच रिसीव $2,500 एडिशन में। मतलब ट्रांसलेटर की भी चांदी कर रही है। चलो कोई नहीं। क्लियर है। तो इनको ये मिल गया है। सी स्लैम्स बुलडोजर एक्शन लिस्ट डिमोलिशन रूल्स वॉन्स ऑफिशियल्स। झारखंड में 66% टर्न आउट हुआ। हम्म, अभी तो इधर तो नहीं आएंगे हम, सीधा हम जाएंगे एडिटोरियल पे। ठीक है, देखने की भी जरूरत नहीं। अगर हाँ तो एक दो न्यूज रहने दो अभी। एक दो न्यूज के लिए हम क्यों इतना करें। क्या ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ डिस्कवरी विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। एआई सब तरफ आ जाएगा अभी देखो। बहुत ही खतरनाक टूल निकाला है। आपको जो चीज नहीं आती वो सब करेगा ये। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका कुछ किसी भी इसमें समझो आंसर्स के इंट्रो भी लिखने रहेगा ना आपको, तो एआई का आप मदद कर सकते हो, चैट जीपीटी का। बस एक चैट जीपीटी नहीं है, बहुत सारे टूल्स है, उसके आप हेल्प ले सकते हो। ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया रिडिफाइनिंग रिलेशंस बिटवीन एनवायरमेंट एनर्जी एंड इकोनॉमी कीपिंग पीपल एट सेंटर। देख सकते हैं हम। व्हेन आई फर्स्ट लुक्ड बैक एट द अर्थ स्टैंडिंग ऑन द मून आई क्राइड। बुलडोजर इन जस्टिस। बुलडोजर का छोड़ दीजिए, ठीक है। नोट्स ऑन तमिल सिनेमा। चॉपी मार्केट। सब्सटेंटिव फाइनेंसिंग नीड इशूइंग, क्योंकि हमने कल देखा था। अदर वर्ल्ड्स वंडर्स समंता हार्वेज बुकर प्राइज विन एम्पैथेटिक लुक एट एन ओल्ड बिसीज वर्ल्ड। ठीक है, नहीं इतना है। नॉट पार फॉर द कोर्स। अ क्वेश्चन ऑफ लेगेसी। टर्निंग बैक द क्लॉक। ट्रम्प। एशियन बुलडोजर जस्टिस, नहीं जरूरत नहीं है, बुलडोजर को छोड़ दीजिए। नहीं अपना। डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, व्हाई आर दिस बैंक्स टू बिग टू फेल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे भाई, तो आपको पता रहेगा 3 बैंक्स। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये तो इधर ही रहेगा, छोड़ कमेंट सेक्शन भी छोड़ दीजिए। चलो ये देखते हैं, पहले उल्टा जाएंगे हम अभी। थोड़ा चेंज करेंगे। नीचे कुछ है क्या? मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स ही रहेगा।
सर्दी बढ़ गई है। सर्दी इन द सेंस ठंड बढ़ गई है। चलिए देखते हैं डीसिप्स। ये क्यों फेल नहीं होना देना चाहिए हमें? अगर फेल हो गए तो वो इतने बड़े क्या है ये, है ना? वाई आर दिस बैंक्स टू बिग टू फेल? इतने बड़े क्यों है कि वो फेल नहीं हो सकते? नाम में ही है। रिजर्व बैंक ने बोला कि भाई एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक, ये तीन डिसिप्स है हमारे। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिसिप्स क्या है। डिसिप्स हम देखेंगे कैसे क्लासीफाई किया जाता है, कैसे सिलेक्ट किया जाता है। ऑल द थ्री बैंक्स continue to be under the same bucketing structure as in the 2023 list of DCPs. The regulator said systemically important banks are perceived as banks that are too big to fail. TBT है। मतलब क्या होता है इसमें, अभी देखो, अगर एक भी बैंक फेल होती है ना तो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम हमारा ठप हो जाएगा सीधा। क्योंकि इतना लोन वगैरह, इतने बड़े बैंक से इन्होंने कितने लोगों को लोन दिया रहेगा, कितना इनका रिकवरी रहेगा, अगर ये ठप हो जाती तो सीधा क्राइसिस आ जाएगी हमारी। And their continued function is crucial for the uninterrupted availability of essential banking services to the real economy. Bank classified as deceived by the RBI. RBI has continued to identify SBI, HDFC, and ICICI Bank as under the same bucketing structure as in the 2023 list. The regulator had issued the framework for dealing that deceives into the while the Reserve Bank had announced SBI and ICICI Bank as deceived in, देखो 2015-16 में एसबीआई को बोला था, फिर आईसीआईसीआई को बोला, और एचडीएफसी अभी 2017 में आया अलॉन्ग विद एसबीआई और आईसीआईसीआई। अभी डीसीबी क्रिएट ही क्यों की है, ये भी सही क्वेश्चन है। Some banks, due to their size, cross jurisdictional activities, complexity, lack of substitutability, मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हम उसको, and interconnectedness become systemically important. The disorderly failure of these banks has the potential to cause significant disruption to essential services they provide to the banking system and in turn to the overall economic activity. Therefore, the continued functioning of systemically important banks is critical for the uninterrupted availability of essential banking services to the real economy. देखो, हमें आइडेंटिफाई करना था कि भाई कुछ कुछ बैंक्स का साइज इतना बड़ा रहता है, इतना जुरिस्डिक्शन एक्टिविटीज रहता है, इतना कॉम्प्लेक्स रहता है, ना ही उन्हें सब्सिट्यूट किया जा सकता है, इतना इंटरकनेक्टेड रहता है। तो वो इंपॉर्टेंट बैंक्स कौन से हमें पता चलना चाहिए। अगर वो फेल हो जाते तो फिर पूरा ठप हो जाए। SIBs are considered as bank too big to fail. This perception of to creates an expectation of government support for these banks at the time of distress. Due to this perception, these banks enjoy certain advantages in the funding market. Obviously, गवर्नमेंट का सपोर्ट है तो थोड़ा सा इनको मजा आए रहेंगे। Perceived expectation amplifies risk taking, reduce market discipline, creates competitive distortions, and increase the probability of distress in the future. These considerations require that SIBs should be subject to additional policy measures to deal with the systemic risk and moral hazard issues posed by them, according to the RBI. The different buckets. The RBI has placed SBI in bucket 4, HDFC in 3, and ICICI in bucket 1. Capital requirement for DCBs कितना रहना चाहिए, क्या लगता है? Based on the bucket in which the DCB is placed, an additional common equity requirement has to be applied. The additional capital ranges from 0.2% to 80% risk weighted assets. ये क्या रहता है? Depending upon the आपके रिस्क कितने उठाए आपने, डिवाइडेड बाय आपके एसेट्स क्या है। तो इनका जो रेशियो रहना चाहिए वो 0.2 से 0.80 का अभी रहना चाहिए। Depending upon the bucket, DCBs are plotted. Wednesday, additional common equity tier CET1 as a percentage of risk-weighted assets is 0.80%. Additional fund requirement for HDFC Bank is 0.40 and ICICI 0.20. Higher DCB surcharge for SBI HDFC will be applicable from, अच्छा हायर सरचार्ज लगाने वाले हैं 1 अप्रैल 2025 से मार्च 31 2025। रिसीव्ड सरचार्ज एप्लीकेबल टू एसबीआई विल बी 0.6, अच्छा कितना भी रहने दो। इन केस ऑफ फॉरेन बैंक इन ब्रांच प्रेजेंट इज ग्लोबली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक, ठीक है, जीसीब। अगर कोई ग्लोबल बैंक इधर आता है तो उसको बोलते हैं जीसीब। डोमेस्टिक है मतलब अपने इंडिया में है तो बोलते हैं डीसीब। इनको मेंटेन करना पड़ता है एडिशनल CET1 कॉमन इक्विटी है, कॉमन इक्विटी टायर कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू इट्स रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। डीसीब सिलेक्ट कैसे करते हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आइडिया लग गया रहेगा आपको। इन शॉर्ट इतना याद रखिए, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो तीन है, कौन से है, क्या है, बस। चलो, मैजिक वेट लॉस करना है आपको, बता दूंगा आपको मैं, ठीक है, मैं सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ। बुलडोजर इशू, ये थोड़ा पॉलिटिकल में आता है इसलिए मैं नहीं करूंगा। इसमें क्या है,
Aggressive political language has created a climate of anger and fear. It has no place in democracy. चलो ग्रीन ट्रांजिशन देखते हैं। ये देखो सभी आता है, एनर्जी आ रहा है, इकोनॉमी आ रहा है और क्लाइमेट भी आता है, एनवायरनमेंट भी आ रहा है। GS3 के लिए परफेक्ट टॉपिक हो गया ये। देखते हैं इन्होंने क्या क्या बोला है। वैसे एक आइडिया तो लग गया है इसमें क्या बोलेंगे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। As COP29 negotiations play out in the shadow of Donald Trump's win in the US and conflict in West Asia, one thing is clear: India will have to decarbonize equitably without slowing down its economy, while also attracting climate finance to drive investments. India must consider certain fundamental shifts to build a strong economy that stands on the shoulders of clean and robust economy. Perhaps people must from the core of this economy. अभी देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है क्या? अभी यूएसए में ट्रम्प जी आ गए है ना, और कॉन्फ्लिक्ट चल रही है वेस्ट एशिया में। तो इंडिया को तो पहली बात तो अभी ये पोल्यूशन तो कम नहीं होने वाला वॉर की वजह से वगैरह जो भी रहे, और ट्रम्प तो क्या भाई साहब वो इतना क्लाइमेट चेंज को मानते ही नहीं। ठीक है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी तरफ से हम कोशिश करनी चाहिए कि भाई जो भी कार्बन चल रहा है अभी, जितना भी हो रहा है तो उसको हमें अच्छे से कम करना है। प्लस जो भी फाइनेंस आ रहे हैं हमारी तरफ, तो उनको ड्राइव करना है हमारी इन्वेस्टमेंट में क्लाइमेट फाइनेंस के लिए। और हमारा इकोनॉमी भी स्लो डाउन नहीं होनी चाहिए। मतलब कितने फ्रंट पे हमें खेलना है। India's power demand will nearly double by the end of this decade, with peak demand to nearly 370 gigawatt by 2021 31 to 32. That means every few years, we will need inflection points in how energy investments are flowing, in infrastructure is being built, and new business models are emerging. Rather than matching just current supply and demand, we would need to track metrics that facilitate and enable these inflection points in a warming world. These shifts are crucial to trigger change. First, अभी ठीक है क्या क्या चेंज करनी चाहिए? शिफ्ट फ्रॉम सेंट्रलाइज टू डिसेंट्रलाइज एनर्जी सिस्टम। अभी जो सेंट्रलाइज है हमारा, तो वही डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कैन बी a critical pillar of building energy system at a scale. India has already shown ambition with its rooftop solar push that plans to solarize 10 million households, which could add 30 gigawatt of clean power. However, the price for rooftop solar is too high for most consumers in the lower economic slabs who consume less power. The Council on Energy, Environment and Water study found that 30% of the country's technical rooftop solar lies in the 0 to 1 kilowatt. देखो प्रॉब्लम, तो देखो प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? तो जो रिक्वायरमेंट है हमारी जनरली कॉमन मैन की, तो 0 से 1 किलोवाट तक ही है कैटेगरी में। बहुत ज्यादा लोगों को चाहिए, और ये जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं 30 गीगावाट ऑफ क्लीन पावर। तो इसमें प्रॉब्लम हो रहा है कि बहुत एक्सपेंसिव जा रहा है इनके लिए। तो इसलिए ये कैटेगरी को अभी भी थोड़ा सा सब्सिडीज देना बाकी है। न्यू काइंड्स ऑफ मार्केट ड्रिवन इंटरवेंशंस एंड बिजनेस मॉडल्स सच एज कम्युनिटी सोलर और कम्युनिटी पार्टनर्स कैन टैकल दिस। अभी अगर कम्युनिटी सोलर और कम्युनिटी पार्टनर्स आ गए तो ये टैकल कर सकते हैं ये प्रॉब्लम वाला। ठीक है। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज सिस्टम करना चाहिए, पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट बोला इन्होंने, शिफ्ट द नैरेटिव फ्रॉम कैपिटल एक्सपेंडिचर टू ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स टू ओपेक्स। सेकंड पॉइंट है कैपेक्स टू ओपेक्स। अब इसको थोड़ा ये जस्टिफाई करेंगे। वी हैव ऑफन थॉट ऑफ एनर्जी सिस्टम्स एज अ कैपेक्स स्टोरी। For the clean energy transition, we have to start thinking about pricing energy better through an OPEX model. For instance, every consumer does not need to buy a solar panel. The utility can set it up for a community for a price and charge on a pay-as-you-go basis. We can use similar OPEX models to provide energy efficiency as a service. Set up distributed renewables, enable district cooling instead of every individual buying AC, and sustainable mobility, paying for clean transportation service per kilometer rather than a capex of an electric bus. It is all about final use of energy and pricing it right. देखो इनका ऐसा बोलना है कि कोई हर एक को एसी लेने की जरूरत नहीं है, या फिर हर एक को अगर देखा जाए तो सस्टेनेबल मोबिलिटी ईवी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रिक बस में ट्रैवल कर रहे हो तो पर किलोमीटर कितना हो रहा है उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। इवन जो एसी का है तो डिस्ट्रिक्ट कूलिंग बोल रही है, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग कंसेप्ट लेके आ रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट को अगर ठंडा रखने लग गए तो ये इनको उसके हिसाब से इनको पे करना पड़ेगा। मतलब जितना यूटिलाइज कर रहे हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट बोलते हैं इसे। ठीक है। ऑपरेशनल क्या था वो? ऑपरेशनल ओपेक्स, कैपेक्स या ओपेक्स। ठीक है। एक्सपेंडिचर, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर करना चाहिए। ये सही पॉइंट था वैसे। थर्ड बोला शिफ्ट फ्रॉम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिस्क टू क्लाइमेट रेजिलेंट क्लीन एनर्जी एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट। ये तो पता रहेगा, जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिस्क है उसको हमें क्लाइमेट रेजिलेंट एनर्जी बनाना है। इट इज कंपेरेटिवली रिस्की टू इन्वेस्ट in emerging markets, but much of that has to do with perceived risk than real ones. We also cannot ignore the shocks we are already facing at 1.4 degrees of warming. A study found that more than 80% of India now lives in climate vulnerable districts. ठीक है। ये स्टडी बोल रहा है कि भाई 80% से ज्यादा जो है हमारा, हम जो है अभी क्लाइमेट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स में रह रहे हैं, 80% से भी ज्यादा।
Investment in making our energy systems resilient and climate proofing them is perhaps the least risky approach compared to the macroeconomic consequences of climate change. अभी इनका क्या बोलना है कि भाई क्लाइमेट रेजिलिएंट और क्लाइमेट प्रूफिंग अगर हम अच्छे से करते हैं तो सबसे लीस्ट रिस्की रहेगा और हमारे लिए एक अच्छा रहेगा रादर देन हम माइक्रो इकोनॉमिक कुछ कॉन्सिक्वेंस झेले. Countries' hard infrastructure must be ensured against non-linear climate risk, and business must undertake granular climate risk assessment. Our thinking should go from how much it will cost to how much investments in resilience can save us from future shocks. Fourth, rather than fixating on industrial policy, thinking of plugging into supply chains. Beyond a point, India cannot currently afford protectionist, sustainability-linked industrial policies like those of the US or EU. The policy need not be the most efficient route of the trying to make the whole company a vertical integrated firm. We can position ourselves in global clean energy supply chain. तो देखो supply chain एक प्रॉब्लम रहता है. जो भी प्रॉब्लम्स आती है ना सप्लाई चेन मतलब क्या, ये मैन्युफैक्चर हुआ, ये इधर आ रहा है, फिर ये इधर आ रहा है, फिर सीधा कंज्यूमर तक आ रहा है. तो ये जो है पूरा ये सप्लाई चेन है. तो इसमें डिस्ट्रप्शन जितने भी है उसमें जरा सा उसको थोड़ा सा ठीक करने पड़ेंगे हमें. जितने भी लीकेज है जनरली अभी इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा चोरी होती है, तो वो अगर एड्रेस भी कर लिया तो हमारा एनर्जी बहुत ज्यादा बच जाएगा. यू नो व्हाट आई मीन. गाँव वालों को समझ में आ गया रहेगा मैं क्या बोल रहा हूँ. Where can India step into the solar PV and green hydrogen supply chains? And how can it create a global rules-based architecture for the fields of the future? Energy security is critical, but why a route that privileges independence and देखो अभी हमें सप्लाई चेन्स के ऊपर थोड़ा सा काम करना है. प्लस हम कब स्टेप इन कर रहे हैं कि भाई सोलर फोटोवोल्टाइक या फिर ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन्स में हमें उतरना चाहिए या फिर हमें आर्किटेक्चर जो फ्यूल्स का है उसे चेंज करना है. तो एनर्जी सिक्योरिटी बहुत क्रिटिकल है इसमें. ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी हमें ज्यादा से ज्यादा प्रिजर्व करनी पड़ेगी अभी. फिफ्थ क्या है, ब्रिंग टुगेदर द डीकार्बनाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन रिवोल्यूशन बाय शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर. इंडिया इज अंडरगोइंग टू फास्ट पेस रिवोल्यूशन. द कंट्री नाउ हैज ओवर 80 to 820 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर. अभी देखो ये इन्होंने क्या बोला, डीकार्बनाइजेशन से डिजिटलाइजेशन रिवोल्यूशन, मतलब हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर आना चाहिए अभी. अब इसमें क्या बोल रहा है कि भाई अभी इंटरनेट यूजर तो इतने हैं, मोर देन हाफ कमिंग फ्रॉम रूरल एरियाज एंड इज डिकार्बनाइजिंग इट्स पावर सिस्टम एट द सेम टाइम. हाउ कैन द इलेक्ट्रॉन्स एंड bytes talk to each other? Energy is not just about building the hardware. We also have to invest in software, the AI systems, the smart appliances, the smart meters, rollout of millions of prepaid smart meter. देखो स्मार्ट मीटर बेस्ट रहेगा. बस एक स्टार्ट हो गया. स्मार्ट एआई का अगर हम यूज करने लग गए, अभी देखो आप बोलोगे कि भाई इंटरनेट का और जो बचाने की उसमें क्या तालमेल है, तो एआई आता है इसमें. एआई कैसे मदद करेगा, स्मार्ट मीटर लगा के. स्मार्ट मीटर में क्या होता है, कितना यूटिलाइज अच्छे से कर रहा है वो सीधा डिटेक्ट करेगा. पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए तो बेस्ट रहेगा ये कि भाई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कैसे हो रहे हैं. अभी इलेक्ट्रिसिटी के जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो फ्लो कैसे हो रहे हैं, कितने किधर किधर लीकेज हो सकते हैं. मोर रिजिलेंट इंटरऑपरेबल विद रिन्यूएबल एनर्जी का भी हम यूज कर सकते हैं. डिजिटली मैनेज इलेक्ट्रॉन्स कुड बी न्यू बिजनेस मॉडल रादर देन जस्ट बिल्डिंग हार्ड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, सिर्फ हार्ड पावर पर नहीं फोकस करना चाहिए, सॉफ्ट पावर पर भी करना चाहिए. फिफ्थ पॉइंट था. सिक्स बोलर है, मूव फ्रॉम अ linear to circular economy. This not only helps energy system but also enhances our critical mineral security. A recent study found that cumulative waste from India's existing and new solar energy capacity could reach up to 600 kilotons by 2030, equivalent to filling up 720 Olympic-sized swimming pools. Management of this waste and salvaging the minerals such as silicon, tellurium, cadmium in it is an environmental and strategic necessity. It is priority of the government to develop India as a hub for the circular economy for minerals, but also water and agriculture waste. It could help with air quality, urban sanitation, वाटर अवेलेबिलिटी एंड एनर्जी सिक्योरिटी. अभी देखो इन्होंने क्या बोला है, अभी लीनियर से हमें सर्कुलर इकोनॉमी जाना है. लीनियर मतलब क्या, ये समझो माइने, ये निकाला, एक्सप्लोर किया, ये किया, यूटिलाइज किया और ये खत्म हो गया. ठीक है, इधर ही खत्म होता है, ये लीनियर हो गया. सर्कुलर मतलब क्या, ये गोल रहता है. मतलब क्या, इधर हमने जनरेट किया, यूटिलाइज किया, जो भी बाय प्रोडक्ट आया उसको फिर से यूटिलाइज करके फिर से हम जनरेट कर रहे हैं. इधर से भी जनरेट कर सकते हैं, आगे जाके इसको यूटिलाइज किया, जो भी यूटिलाइज करेंगे फिर से हम इसको जनरेट करके फिर से हम यूज कर सकते हैं. मतलब बेस्ट टू बेस्ट. ठीक है, सिक्स पॉइंट था वो. फाइनली ब्रिंग पीपल टू सेंटर ऑफ द एनर्जी ट्रांजिशन. अभी लोगों के ऊपर रहता है पूरा. फाइनेंसिंग पावर डेवलपर्स टू फाइनेंसिंग एंड यूज कंज्यूमर्स. वी थिंक कॉन्स्टेंटली अबाउट बिग कैपेक्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स दैट कैन फ्लो इनटू क्लीन एनर्जी, बट वेयर इज द फाइनेंसिंग पावर द एंड यूजर कंज्यूमर वांटिंग टू बाय एन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और वांटिंग टू डिप्लॉय सोलर पैनल्स ऑन their roof or wanting more efficient bricks for their new house? Individually, one consumer may be too small or bad, but when we create a portfolio, it becomes a market giant opportunity. आप बस बड़े बड़े जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स या फिर जो जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना कर रहे हो, पर जो एंड यूजर है, एंड यूजर कौन है, हमारा कंज्यूमर है. तो कंज्यूमर को उतनी जरूरत है कि नहीं, बहुत पहले एड्रेस करना चाहिए. अगर उसके लिए वो अभी सोलर पैनल की भी सोच भी रहा है, अगर कॉस्टिंग की बात की जाए तो उसको ज्यादा जाएगा. अगर आप पैनल को आप इंस्टॉल करोगे, इसका खर्चा, उसका मेंटेनेंस, ये सब करने के बजाय वो बोलेगा कि भाई जितना बिल आ रहा है वो बेस्ट है. तो अभी उसके हिसाब से उनको वो लेवल पे सोचना चाहिए कि भाई फाइनेंसिंग पावर डेवलपर्स टू फाइनेंसिंग एंड कंज्यूमर्स.
आप फाइनेंस कर रहे हैं पावर डेवलपर्स को, और वो शिफ्ट करके हमें फाइनेंस करना चाहिए एंड यूज कंज्यूमर्स को। मतलब उनको सब्सिडीज वगैरह जो भी रहेगा वो उनको प्रोवाइड करने आना चाहिए। अगर ये कर दिया तो एक जायंट अपॉर्चुनिटी होगी मार्केट में, क्योंकि देखो, जब तक लोगों के पास, देखो डिमांड तो है वैसी, ऐसा नहीं बोल रहे, कोई भी किसी को भी पूछ लो, अगर आपको सोलर पैनल बैठाना है तो हम आपको 50% फंड करेंगे, तो वो क्यों नहीं बैठाएगा, है ना? तो ऐसा बात है। This is the critical ticket for India's energy transition, but the path forward is not merely about transitioning from energy source to another. It is a paradigm shift and an opportunity to deepen our relationship with energy, economics, and the environment, and bring back policy, bring back people to back at the center of policies. बहुत ही बेहतरीन, मतलब टू द पॉइंट ही रखा है इन्होंने। एनर्जी के बारे में बोला, इकोनॉमिक्स के बारे में बोला, एनवायरनमेंट के बारे में भी बोला इन्होंने। बहुत ही बेहतरीन लिखते हैं ये। अनुरभ, अरुणभ, अरुणभा घोष। मेरे हिसाब से अभी हम देखते हैं कि अभी क्या है। दूसरे छोटे छोटे न्यूज देखेंगे हम, बड़े बड़े न्यूज ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए। स्केच ऑन फाइनेंस स्टॉक्स, कोप 29 ही चल रहा है। फाइनेंस के ऊपर बहुत भाषण करेंगे अभी। फाइनली बोलेंगे 2025 था ना अभी, तो अभी बोलेंगे 2030 में करेंगे। मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, पता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ बोल नहीं सकते, अगर इधर भी फाइनलाइज किया तो अच्छी बात है, जितना जल्दी हो सकता है उतना करना चाहिए। पर डेवलप कंट्रीज थोड़ी बोलेंगे हम 100 बिलियन देंगे। कोई अमीर है, उसको बोल दिया कि गरीबों में थोड़ा सा पैसा बांटना है, तो अमीर क्या बोलेगा? वो देगा इतना। एक्सेप्शंस रहते कुछ कुछ बड़े बड़े पर्सनालिटी, जैसे आपको पता रहेगा, पर ये वर्ल्ड है। जब तक उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा तब तक वो नहीं मदद करेंगे। अभी क्या है इसमें? हम्म, इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अभी फिलहाल। सब पॉलिटिक्स का ही चल रहा है। अभी 20 नवंबर को है ना इलेक्शन है, तो इलेक्शन का बहुत ज्यादा चल रहा है। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए। जय हिंद।